आईएएस प्रीलिम्स प्रीलिम्स परीक्षा 2007 समान अध्ययन हल प्रश्न अध्ययन विश्लेषण सहित व्याख्या। आधुनिक इतिहास है मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। निम्नलिखित तीनों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहला निर्माण किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज का। 1639 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय के सामंत गमरेला वेंकटप्पा ने अंग्रेजी फ्रांसीसी दे को मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी। यही किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से विख्यात हुआ। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 1200 रुपए के बदले सुल्तानी कविताओं तथा गोविंदपुर की जमींदारी मिली है। इन तीनों को मिलाकर फोर्ट विलियम नामक किला बंद फैक्ट्री का निर्माण हुआ है। सर चार्ल्स आयर इस फोर्ट विलियम का पहला प्रधान बना है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त तथ्यों में से कौन से सही नहीं है? केवल दो। 1773 के लिंगुइस्टिक एक्ट द्वारा बंगाल में एक प्रशांत मंडल बनाया गया है जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए हैं। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स तथा पार्षद फिलिपी फ्रांसीसी कवेलेरिन मानसन वर्लेल का नाम अधिनियम में ही लिख दिया गया था। तथा कथन असत्य है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रसिद्ध गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्य नियंत्रण में दे दिए गए थे। सपरिषद गवर्नर जनरल को भी भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभाओं की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं। इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को सम्मिलित कर लिया गया है। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आया है? फ्रांसीसी। भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए हैं। फ्रांस के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में कंपनी द इंड एरियटाल की स्थापना हुई है। भारत में पहली फ्रांसीसी कंपनी फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुआ है। भारत में यूरोपीय व्यापारी के रूप में आने वाले सर्वप्रथम पुर्तगाली रहे। पुर्तगाली यूरोप के इन देशों में अग्रणी रहा है जिन्होंने भौगोलिक विंसन की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। उत्तमांतरिक होते हुए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। 1602 ईस्वी में विभिन्न व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर एक संयुक्त डच कंपनी वीदे अगस्त इंडिसो कंपनी की स्थापना की गई है। दिसंबर 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य एलिजाबेथ वन ने एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की है कि द गवर्नर एंड कंपनी अवार्ड मर्चेंट अवार्ड लंदन प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ईस्ट इंडीज। 1857 के विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन ब्रिटिश द्वारा कुशल
का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक का शासक हटा दिया गया था। अवध। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुषाण के आरोप में अवध का अधिग्रहण कर लिया। इसने झांसी, सतारा और नागपुर के साथ जेतपुर और संबलपुर, बाघाट, उदयपुर का विलय दैथरिन ऑफ लेफ्ट के तहत किया था। सामाजिक सांस्कृतिक जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन। निम्नलिखित में से किसान बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुविवाह तथा वल्लभ विवाह दोष नामक पुस्तक की रचना का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को है। इसके प्रयासों में 1856 में विवाहपूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिससे विवाहिताओं को पुनः विवाह की अनुमति प्रदान की गई है। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने रिंग वाटर बेथुन के साथ मिलकर स्त्रियों की शिक्षा के लिए बेथुन कॉलेज तथा अन्य स्कूल की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नारायण समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था, जिससे विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति प्रदान की गई थी। उन्होंने बहु विवाह तथा वल्लभ विवाह दोष को नामक पुस्तक लिखकर इनका विरोध किया था। प्रमुख संस्थाएं संध्या आयोग अधिनियम। किसी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासकों को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया। लॉर्ड रिपेन जून 1880 से दिसंबर 1884 तक भारत का वायसराय था। इसके कार्यकाल में ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाने अधिनियम पारित किया गया है। यह केवल उन कारखानों पर लागू होता था जहां 100 से अधिक श्रमिक काम करते थे। इससे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की अवस्था को नियमित किया गया तथा सुधारा गया। इससे यह प्रावधान था कि 7 वर्षों से कम आयु के बच्चे कारखानों के काम नहीं कर सकते थे। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए काम करने का समय नियमित किया गया और संकटपूर्ण मशीनों का बड़ा लगान आवश्यक हो गया है। स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन। प्रश्न कथन बिल योजना के अनुसार कार्यक्रम परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। कि बिल योजना के अनुसार कार्य परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। बेली का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ए सही है परंतु आर गलत है। जून 1945 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड बेलिन ने शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया है। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वे अपनी कार्यकारी परिषद में भागीदारी को नियुक्त करेगा और युद्ध को छोड़कर सभी विभाग वित्तीय कर देगा। हिंदू अनुसूचित जाति वाले को छोड़कर अर्थात स्वर्ण हिंदू और मुसलमानों को परिषद में बराबर स्थान दिए जाएंगे। अर्थात मुस्लिम लीग की राजनीतिक समानता के बदले सांप्रदायिक समानता की मांग का पहली बार
ब्रितानी नीति की सरकारी घोषणा में अनुमोदन किया गया था। केवल की योजना भारत विभाजन को रोकना नहीं अपितु समस्याओं को कुछ समय के लिए टालने की थी। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीता अमर सोनार बंगाल ने बांग्लादेश को उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अमर सोनार बांग्ला जिसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक विजय है की रचना भी उन्होंने ही की थी। गीतांजलि नामक कृत्य के लिए इन्होंने 1912 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वनफुल कबीर और कोमल मानसिक उर्वशी कनिका पूर्वी महुआ भोलानाथ आदि इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। 1981 ईस्वी में इन्होंने विश्व भारतीय नामक संस्था की संस्थापन की, जो आगे चलकर कला साहित्य तथा संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी के भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया है? चंपारण। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं। 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण से सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का श्रीगणेश किया है। गांधी जी चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर वहां गए थे। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच झगड़े का पटाक्षेप किया तथा उसके बाद खेड़ा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी है, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? दी रॉलेट एक्ट। 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को जस्टिन रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह सेडिशन जांच कमेटी गठित की गई थी। इससे 15 अप्रैल 1981 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर 18 मार्च 1919 ईस्वी को जो कानून पास हुआ उसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़तालों जुलूस निकाले गए तथा सभाएं हुई, लेकिन पंजाब में इसकी भीषण प्रक्रिया हुई थी। 9 अप्रैल को अमृतसर के 2 नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर कीचेलू के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। फलतः उन्हें 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को हंसराज नामक व्यक्ति ने संबोधित किया था। संचालन के समय ही पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायरेक्टर निर्देशों जनता पर गोली चलवा दी। भारत का भूगोल। भौतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र एवं मानव भूगोल। शिवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। पूर्व घाटी की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाटी के सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी, मध्य में कुडपड़ पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी स्थित है। नल्ला मल्ला एरमिला वेलिकोंड एवं बालकोंड कुंडापाल पहाड़ी के एवं जवारी तथा सेवाराय तमिलनाडु पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। निर्देश।
काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। डेक्कन पठार अपने पश्चिम किनारों पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। एक गलत है परंतु आर सही है। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में नहीं अपितु उत्तराखंड भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। यह नेपाल में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है जो सदा वाहिनी रहती है। काली और तीस्ता नदी के बीच ही नेपाल हिमालय अवस्थित है, अतः कथन ए सत्य नहीं है जबकि कारण आर्य सही है। प्रदीप पठारों की ढाल दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर है जो की महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी की दिशा से भी अस्पष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप शिल्प के नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। इसे अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में स्थित है। यह चीतों और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक जिला है। इसका मुख्यालय जगदलपुर में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? केवल कर्नाटक। आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों की सीमाएं सटीक है, जबकि कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एवं गोवा राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। केरल राज्य की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु को स्पर्श करती है तथा तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है, अतः उत्तर बी होगा। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ। दिए गए नगरों को मानचित्र में देखने से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में की राजधानी नगर लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की तथा बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक मैकला पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। नर्मदा और ताप्ती नदियां सामान्य बहाव की दिशा में विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर उन भ्रष्ट श्रेणी से होकर बहती है जो उनके द्वारा निर्मित नहीं है। ताप्ती नदी महादेव पहाड़ी से निकलती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का व्याख्या 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश 123, मेघालय 132 और अरुणाचल प्रदेश 17, 80 कम 86। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्यों में अवस्थित है?
राजस्थान गुरु शिखर माउंट आबू 1722 ईस्वी में अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। अरावली श्रेणी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन अवस्थित पर्वतमाला है। यह अवांछित पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः घटती चली जाती है। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना कृषि भारत में नीचे दिए गए खदानों का उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही हवांश क्रम कौन सा है? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें। भारत में दिए गए खदानों के उत्पादन का मिलियन टन में का सही हवांश क्रम है चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें। खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार। PALOC कोरबा और HINDALCO रेणुकूट और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड और NALCO कोरापुट। बल्को एल्युमिनियम कंपनी कोरबा में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ का जिला है। हिंडाल्को रेणुकूट में स्थित है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड उड़ीसा में तथा नालको एल्युमिनियम कंपनी कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। नालको भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र परिसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खान के लिए जाना जाता है। मांछागावा मैग्नीशियम भंडार के लिए जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। बालाघाट छिंदवाड़ा मैग्नीशियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीशियम निक्षेप अधिकांश भाग बालाघाट में पाया जाता है। हीरा पन्ना जिले मध्य प्रदेश के मझगांव क्षेत्र में पाया जाता है, अतः दोनों कथन गलत है। निम्नलिखित जिलों में से किस एक के में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडार पाया गया है? रायपुर में। प्रश्नकाल के दौरान हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडारों की खोज छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पायलीखंड या बेहरादीन और बस्तर जिले में टोकापाल में की गई थी। परिवहन। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जाता है? NH6 राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु तक जाता है। यह देश में सबसे अधिकतम लंबा राजमार्ग है। NH4 थाने महाराष्ट्र में चेन्नई, तमिलनाडु तक जाता है। NH5 बाहरागोरा चेन्नई पूर्वी घाट के साथ है। वर्तमान में NH7 को NH44 के नाम से जाना जाता है। जलमंडल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हर्ष अक्षांश कहलाता है। हर्ष अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। कर्क और मकर रेखा तथा 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के मध्य उच्च वायुदाब कटिबंधीय का निर्माण हो जाता है। अत्यधिक तीव्र और परिवर्तनशील पवनों के कारण इस वायुदाब कटिबंध को अवश्य अक्षांश भी कहा जाता है। अतः कथन एक सही है और दूसरा कथन गलत है।
विश्व की सबसे बड़ी प्रलंभित रीफ निम्नलिखित देशों में से किसी एक के तट से निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी प्रलंभित रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट के साथ समुद्री तक फैली है। इसकी लंबाई 1900 किमी से भी अधिक है। इस प्रलंभित का निर्माण प्रलव नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्तित्व पंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। इस प्रलव भीति से पूर्वी तट के उत्तरी भाग में जहाजों को सदा खतरा रहता है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंटार्कटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसरण अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसरण अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल दो सही है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंडों की संख्या ज्यादा है। ऊष्मा का ह्रास महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों के अधिक होता है। इसके साथ ही गर्म धाराओं के कारण उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए 5 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा उत्तरी अटलांटिक महासागर में 70 डिग्री अक्षांशों तक पहुंच जाती है। जबकि दक्षिणी अंटार्कटिका में सही समाप्त रेखा केवल 50 अक्षांश तक ही पहुंच जाती है। अतः कथन दो सही है। सभी महासागरों का औसत तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस 63 डिग्री एफ है। उत्तरी गोलार्ध में 15.4 डिग्री सेल्सियस 67 डिग्री एफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में 16.1 डिग्री सेल्सियस है तथा कथन एक गलत है। निम्नलिखित जलमंडलों मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। डोवर जलमंडलों मध्य व्याख्या डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तथा ग्रीनलैंड को कनाडा को पृथक करती है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिका एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है तथा ग्रीनलैंड एवं आइसलैंड को पृथक करती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है तथा इंग्लैंड एवं फ्रांस को पृथक करती है। इससे निकाली गई सुरंग दोनों देशों को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है तथा स्पेन एवं मार्को को पृथक करती है। आर्थिक भूगोल निर्देश प्रश्न में दो वाक्याव्य है। एक थी किसी भी अफ्रीका देश में चाय बागान नहीं है और चाय के पौधे के उच्च मांस युक्त उर्वरा मृदा की आवश्यकता होती है। एक गलत है परंतु आर सही है। कथन ए सही नहीं है क्योंकि केन्या चाय की प्रमुख निर्यातक देशों में से एक है जो कि अफ्रीका का एक प्रमुख देश है। केन्या तांजानिया मालवी जिम्बाब्वे एवं मोजाम्बिक अफ्रीका के प्रमुख चाय उत्पादक देश है। कारण आर सही है और चाय के पौधे के लिए अधिक वर्षा उच्च तापमान अच्छे जल निकास वाली भूमि तथा दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। वर्ष 2006 के लगभग
मध्य में निम्नलिखित हिमालय दरों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है? नाथू लॉग। भारत चीन के बीच प्रत्यक्ष सीमा व्यापार के लिए राजनीतिक नाथुला दर्रा को 6 जुलाई 2006 से खोल दिया गया। यह दर्रा 44 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दोबारा खोला गया है। समझौते के तहत दोनों देश इस मार्ग से फिलहाल 44 वस्तुओं के व्यापार के लिए सहमत हुए हैं। इनमें से 29 वस्तुओं का निर्यात भारत करेगा और 15 वस्तुओं का निर्यात चीन करेगा। इस दर्रे को द्विपक्षीय व्यापार के लिए 5 वर्षों के लिए खोला गया है। भारत में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 47 किमी दूर समुद्र तल से 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित गांव सेराथांग गांव भारत चीन सीमा व्यापार का प्रमुख केंद्र होगा। तिब्बत में रेनजीगांग को भारतीय चीन सीमा व्यापार को प्रमुख केंद्र बनाया गया है। नाथू ला दर्रा भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 33A को तिब्बत से जोड़ा जाता है। मानव भूगोल एवं मानचित्रावली। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है। अदिस अबा इथियोपिया। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर लंदन से होकर गुजरती है। लिस्बन पुर्तगाल और अक्रा घाना ग्रीनविच रेखा के निकट स्थित है, जबकि अदिस अबा इथियोपिया 38.42 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अतः अदिस अबा का समय उक्त 3 नगरों के समान नहीं होगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संघ एवं राज्य की कार्यपालिका आपात उपबंध। भारत के संबंध में अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात के उद्घोषणा को 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकाल के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के प्रमुख जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक। भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है यदि देश की अर्थव्यवस्था ऐसे प्रक्रम पर पहुंच चुकी है जहां भारत का या भारत के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व का प्रत्येक संकट में है तो राष्ट्रपति इस आशय की घोषणा करता है। इसे वित्तीय आपात कहते हैं, जिसे कि अनु 352 के अधीन आपात से उसे अलग रखा जा सके। पहले चरण में उद्घोषणा 2 मास तक परिवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस न ली जाए तब तक। वित्तीय आपात के दौरान संघ का राज्यों के बजट और व्यय पर नियंत्रित हो जाता है। सभी कर्मचारी के वेतन और भत्ते घटाए जा
सकते हैं तथा यथावत रखे जा सकते हैं, चाहे ऐसे कर्मचारी राज्य द्वारा नियोजित हो या संघ द्वारा। वेतन से संबंधित निर्देश उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी लागू होगा। विधानमंडल मंत्रिपरिषद भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये गलत है परंतु आर सही है। अनुच्छेद 75 के तहफीत्री के अनुसार भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा प्रति उत्तरदायी होगी। अतः कथन ए गलत है जबकि कथन आर सत्य है। लोकसभा का राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। न्यायाधीश जांच विधेयक 2006 के अंतर्गत एवं न्यायिक परिषद को स्थापित करने का विचार है, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करेगी। घरेलू हिंसा से महिलाएं संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2 सही है। न्यायिक कार्यों में और आर्थिक पारदर्शिता लाना तथा उन्हें अधिक जवाब देने हेतु केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री डच आर भारद्वाज ने संसद में न्यायाधीश जांच विधेयक 2006 में विचारार्थ रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्य, व्यवहार, दोषारोपण आदि के विषय में शिकायत आने पर उनकी जांच करना और यह जांच राष्ट्रीय न्यायिक परिषद करेगी। यदि किसी व्यक्ति को किसी न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कोई शिकायत है तो वह व्यक्ति राष्ट्रीय न्यायिक परिषद में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 में लागू है। इसके तहत पीड़ित महिलाएं किसी प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट के पास अर्जित खाली कर सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन: लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योगों और तथा व्यापारों की कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित तो होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। लोकसभा समिति के कृत्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की और लोकसभा द्वारा अनुदित विभिन्न राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं की जांच करना है। इस समिति में 22 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व परिषद से एकल संक्रमित मत द्वारा होता है। समिति में राज्यसभा द्वारा नामनिर्देशित 7 सदस्य सहयोजित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्याय व्यवस्था संघ एवं राज्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के सामान्य है। उच्च न्यायालय का
का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने अपने पद। हाँ। हाँ। हम्म। 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 उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवा निवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाषण नहीं कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। भारत में उच्चतम उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की रीति एक सामान्य है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 124 फोर में विहित प्रक्रिया से सम्मानित कदाचार या समर्थक असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1988 के तहत संसद में प्रस्ताव पारित कर के हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश से सेवानिवृत्त के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वह अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उसे भिन्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अभिभाषण कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 124।